आपको ना सबसे पहले इनके रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है? इसको आप एक निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कोल्ड नट, ठीक है? कोल्ड नट क्या है? सी फॉर कैंसर, मतलब फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर तो नहीं है, कोई और कैंसर तो नहीं हुआ। और ओ फॉर ओबेसिटी, एल फॉर लेट मेनोपॉज, अर्ली मेनार्की, डी फॉर डायबिटीज मिलाइटस, एन फॉर नलीपेरेटी, और यू फॉर अनअपोज्ड एस्ट्रोजन, और टी फॉर टेमोक्सिफेन, ठीक है? इसके अलावा जो है ना, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में टॉम्ब, TOMB, ठीक है? टी फॉर ट्यूबल लाइगेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, OCP, मल्टीपैरा, ठीक है? सबसे पहले तो जब अगर कोई भी पेशेंट आपके पास यहाँ पे एब्डोमिनल पेन के साथ आएगी या एब्डोमिनल मास के साथ, ठीक है? तो जो वो एब्डोमिनल मास के साथ आई है, आपने सबसे पहले उसकी साइट, साइज, ड्यूरेशन, ऑनसेट, मोबिलिटी और एनी टेंडरनेस, ये पूछ लिया, ठीक है? ये जो हम हर किसी में पूछते हैं, जो भी मास होगा, साइट, साइज, सरफेस, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस। अच्छा, उसके बाद जो है ना, आपने उसमें एसोसिएटेड प्रेशर सिम्पटम्स के बारे में लाजमी पूछना है। प्रेशर सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं? नीचे वाले एरिया में आप सारे देखें तो आपके पास सबसे पहले डिस्निया, डिस्पेप्सिया और डिसयूरिया। पहले ऊपर डिस्निया, डिस्पेप्सिया, फिर नीचे से देखें तो डिसयूरिया और कॉन्स्टिपेशन और लेग स्वेलिंग्स, ठीक है? या लेग वेरिकोसिटीज। तो ऊपर और नीचे जहाँ-जहाँ वो मांस अपना प्रेशर इफेक्ट एक्सर्ट कर सकता है, वो सारा आपने पूछ लिया, ठीक है? अब आपको उससे ये पता तो नहीं चल गया इन प्रेशर सिम्पटम से, आपको ये सिर्फ पता चला है कि इट इज़ अ लार्ज मास एंड कॉजिंग प्रेशर सिम्पटम्स। अब आपने पता लगाना है इसके डीडीज़ को एक्सक्लूड आउट किया है, ठीक है? डीडीज़ एक्सक्लूड आउट किए सबसे पहले जो है ना, आपने उससे पूछ लिया कि अगर, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉज़ल है, तो सबसे पहले आपको ओवेरियन मास ही आ जाएगा, ठीक है? फिर जो है आपने एंडोमेट्रियोमा के बारे में भी कंसीडर कर लेना है, ठीक है? एंडोमेट्रियोमा के लिए आपने डिस्पेरिनिया के बारे में पूछ लिया, पीआईडी के बारे में पूछ लिया, ठीक है? उसके बाद पेंडिकुलर मास के बारे में पूछ लिया, जिसमें आप उसकी नोज़िया एंड वोमिटिंग के बारे में पूछेंगी, ठीक है? फिर जो है आपको ये रूल आउट और फाइब्राइड मोस्ट कॉमन, ठीक है? पोस्ट मेनोपॉज़ल में सबसे एंड में लेंगे, लेकिन प्री मेनोपॉज़ल वुमेन में फाइब्राइड को टॉप पे रखेंगे, अगर पोस्ट मेनोपॉज़ल है तो उसमें ओवेरियन सिस्ट को टॉप पे रखेंगे। इन्हीं 2 में से केस आएगा आपका। मेसेंट्रिक सिस्ट होगी, ये बहुत रेयर है, आपको नहीं देंगे कि इतना कोई डिफिकल्ट केस आप पता लगाएँगे, या पेंडिकुलर मास है, ये आपसे नहीं पता लगवाएँगे। यू आर नॉट रिलेटेड टू दिस टर्म। एंडोमेट्रियोमा हो सकता है, लेकिन क्योंकि पोस्ट मेनोपॉज़ल एज है, तो इसका रिस्क लेस लाइकली है, बिकॉज़ इट इज़ आल्सो अगेन हार्मोन डिपेंडेंट लाइक द फाइब्राइड। लेकिन फिर भी आपने साथ-साथ इन सब डीडीज़ को रूल आउट करते जाना है, ठीक है? तो बाउल वाले आप रूल आउट कर लें। इंक्रीजिंग एज है तो आपने क्वेश्चंस पूछ लिए, और फाइब्राइड और एंडोमेट्रियोमा के लास्ट में पूछिए बिकॉज़ ऑफ हर पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेटस। अच्छा, जब आपको लग गया कि हाँ, इट इज़ एन ओवेरियन मास, मेरी सारी वो जो डीडीज़ थी उनको रूल आउट करने के बाद, फिर आप उसके जो है रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के बारे में पूछ लें ओवेरियन कैंसर के, ठीक है? कि ओव्यूलेशन इंडक्शन तो नहीं मिली थी, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ टेल्कम पाउडर तो नहीं हुआ था, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज़ तो नहीं था, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है? और जो है साथ में फिर जो कैंसर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो आप पूछेंगी कि वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, और कोई और सिम्पटम्स तो नहीं आए इसके साथ, जैसे कि चेस्ट में डिस्निया, चेस्ट पेन, लिवर में राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, रीनल सिम्पटम्स, ब्लैडर, रेक्टल सिम्पटम्स, ठीक है? इससे रिलेटेड जो आप पहले रूल आउट कर चुके हैं, ठीक है? अच्छा, अब इस फ्लो में चलेंगी तो ज़्यादा आसान रहेगा। सबसे पहले आपने उसका मास को पकड़ा, उसके मास के डीडीज़ निकाले, उसको रूल आउट कर लिया कि ये सब कुछ नहीं है। अब आपने ओवेरियन को पकड़ लिया, ओवेरियन के फिर रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के बारे में पता कर लिया। देन आप उसकी टेम्पलेट को कंप्लीट करें, जिसमें आप गायनी हिस्ट्री, ऑप हिस्ट्री, मेडिकल, फैमिली हिस्ट्री, सोशल और पर्सनल हिस्ट्री पूछ लें, ठीक है? इसमें आप जो मैं आप लोगों को बार-बार बता रही हूँ कि जो पर्सनल हिस्ट्री है उसे एबीसी से कंप्लीट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एमआरसीयूजी के अगर आप स्टेशंस देखें तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप एलर्जी के बारे में लाज़मी पूछिए, यू शुड नो योर पेशेंट इज़ एलर्जिक टू व्हाट। और ठीक है, फिर आप उसका ए फॉर बी, बी फॉर बीएमआई यहाँ पर कंप्लीट हो गया, सी फॉर स्मोकिंग, कोकेन वगैरह आपने पूछ लिया, ठीक है? इसमें जो मेडिकल डिसऑर्डर इम्पोर्टेंट होगा वो डायबिटीज मेलाइटस है और पीसीओएस है, ठीक है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। गायनी हिस्ट्री में जो जैसे आपने फाइब्राइड के लिए रूल आउट कर लिया, तो कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह भी आपने पूछ लिया, और जो है वो आप रिस्क फैक्टर्स में साथ-साथ पूछते गए होंगे, ठीक है? और ऑप्स हिस्ट्री विद ओल्ड एज है तो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। नल्लीपेरेटी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पता करना। और अगर यंग एज है तो फिर फ्यूचर प्रेगनेंसी डिज़ायर्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है?
इस तरह से सीक्वेंस वाइज आपने लेके चलना है। अब जब आपकी हिस्ट्री कंप्लीट होगी, आप रेलेवेंट एग्जामिनेशन पे आ जाए, ठीक है। अभी इस पेशेंट में आपको बीएमआई कैसा मिलेगा? ओवेरियन कार्सिनोमा के पेशेंट में बीएमआई मैम इंक्रीज मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा? डिक्रीज मिलेगा। डिक्रीज का कैक्सिक लुक मिलेगी। कैक्सिक लुक मिलेगी, ठीक है। इसके साथ बीपी देखेंगी तो आप देख लें कि हाइपरटेंसिव तो नहीं है, कोमॉर्बिड वगैरह, वो जैसे आपने उससे रूल आउट कर लिया था, ठीक है। फिर थायराइड, लिम्फ नोड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी कैंसर है उसमें आपने लिम्फ नोड जरूर देखने हैं, ठीक है। फिर आपने पेडल एडिमा और लेग वेरिकोसिटीज को लाजमी देखना है। कुछ चीजें आपने फोकस करनी है, बोलनी है इसमें। आपने लेग वेरिकोसिटीज, पेडल एडिमा जरूर आपने बोलना है, ठीक है। चेस्ट में आपने जरूर बताना है कि ब्रेथ साउंड डिक्रीज हो, मैं चेस्ट ऑस्कल्टेट करूंगी, अगर वो पूछें कि आप क्यों करना चाहेंगी तो आप प्लूरल एफ्यूजन को देखेंगी, ठीक है ना। वहीं पर आप फिर आपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है, आपने प्राइमरी या सेकेंडरी ट्यूमर को रूल आउट करेंगी। देन यू केम टू द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फिर वही आप मास की साइज, साइट, कंसिस्टेंसी, मोबिलिटी, एनी टेंडरनेस, ठीक है, ये सब कुछ आपने रूल आउट कर लिया। उसके बाद फिर आप उसका एक्सटेंट देखेंगी कि वेदर इट मूव, whether lower limit is reachable or not। अगर लोअर लिमिट रीच नहीं हो रही तो इसका क्या मतलब है कि वो क्या है? देन यूट्राइन मास है। फिर वो यूट्राइन मास है, ठीक है। अगर उसकी लोअर लिमिट रीच हो रही है तो इसका मतलब है कि जो है वो ओवेरियन मास हो रहा है या एडिनेक्सल मास है, ठीक है। फिर आपने एसआईटीज देख लिया। एसआईटीज में आप देख लें कि फ्लूइड थ्रिल, अगर ग्रॉसली डिस्टेंडेड है तो फिर आप फ्लूइड थ्रिल करेंगे, अगर ग्रॉसली डिस्टेंडेड नहीं है तो फिर शिफ्टिंग डलनेस। और विजरो अगर तो आपके पास मतलब क्रॉस एसआईटीज है, उसमें इट इज डिफिकल्ट टू कमेंट अबाउट एनी विजरा, whether visceromegaly is present or not, ठीक है। otherwise you will comment on you will look for any visceromegaly, ठीक है। देन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन आपने उसी तरह जैसे आप करते हैं सेम वही फाइंडिंग होंगी आपकी। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन भी करना है। अच्छा, एक एग्जामिनेशन फिर आपने छोड़ दिया जो कि था पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर पेशेंट आपने हिस्ट्री में पूछ लेने हैं उसके सिम्टम्स, अगर वो कॉन्स्टिपेशन या हेमराइड्स के सिम्टम्स दे रही है और रेक्टल ब्लीडिंग के सिम्टम्स दे रही है तो फिर आपने करना है। और ये कब इन्वॉल्व होगा आपके पास रेक्टल म्यूकोजा, इन विच स्टेज? स्टेज 2B। रेक्टल म्यूकोजा रेक्टल म्यूकोजा मैम डिस्टेंट है, इंट्रापेरिटोनियल जब होगा तब ना। डिस्टेंट है ये मैम। स्टेज ये जो 4, हमारा स्टेज, नहीं जो फोर हमारा फोर बी तक मैम। फिर एक ठीक है, मिनट। डिस्टेंट नहीं है ये ना। 3 होगा। 3 होगा, 3 क्यों होगा? मैम ये जो हम कहते हैं कि जो हमारा स्टेज 2 है वो है 2B इंट्रा बाउल एंड पेल्विक। ब्लैडर जो आप कह रही हैं। जी 2B में बाउल और ब्लैडर, रेक्टम इज डिस्टेंट ऑर्गन। मैम बाउल फिर डिस्टेंट हम में बहुत सारी। स्टेज में 4 में आते हैं। बाउल मींस स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन विच इज एब्डोमिनल कैविटी में है, रेक्टम आउटसाइड चलेगी ना। मैम फिर ये तो इसका मतलब है कि स्टेज 2 ही जो है वो हमारी इंट्रा एब्डोमिनल पेरिटोनियल कैविटी में चली गई है। हम तो स्टेज 3 से जा रहे थे ना, कि अब ये बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द पेल्विक ब्रिम से ऊपर जाने लग पड़ी है। जी बिल्कुल, ठीक है। फिर आपने जब इस तरह सीक्वेंस से आपने सारे एग्जामिनेशन किए, ब्रेस्ट चेस्ट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, एब्डोमेन में मास का एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आपने जो है रेक्टल एग्जामिनेशन कैंसर में करते हैं, ठीक है, आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। देन आप इन्वेस्टिगेशन पे आ जाएंगे। बेसलाइन मैंने आपको दे दी, वरना आप वही सारी बोल देंगे। उसके बाद पहले CA-125 नहीं करेंगे आप, आपने पहले CA-125 बोला। पहले आप अल्ट्रासाउंड करेंगे। अल्ट्रासाउंड पे फिर आपके पास अगर ये कोई फीचर्स आते हैं मैलिग्नेंसी के, देन यू विल डू फॉर CA-125। फिर आपके पास CA-125 आ गया, अल्ट्रासाउंड आ गया और मेनोपॉजल स्टेटस है। फिर आप RMI स्कोर कैलकुलेट करेंगे। फिर आपके पास अगर RMI स्कोर मोर देन 250 आ जाएगा, देन यू विल डू फॉर CT, एब्डोमेन पेल्विस विद कंट्रास्ट। अच्छा, फिर मैंने आपसे पूछा कि CT पे आप क्या करेंगी, व्हाट इज द एम? तो उसमें आपने उसके 3 P's बताने हैं, ठीक है। आई विल डू CT एब्डोमेन टू फॉर प्री ऑप स्टेजिंग, to decide about post-op chemotherapy and for prognostic purpose. PPP, pre-op staging, post-op chemo and prognostic purpose, ठीक है।
फिर आपने आगे से ही बता दिया, स्टेज सही बताई, उसका मैनेजमेंट अच्छा आपका चल रहा था। अच्छा, फिर आपने जो थोड़ा सा बताना है ना कि इसमें जो स्टेजिंग लेप्रोटमी है, ठीक है, पहले आपने उसको आपने एक्सप्लेन किया, डायग्नोसिस, रिस्क बताया, ठीक है, और एमडीटी को इन्वॉल्व किया, पेशेंट को एडमिट किया, और उसके बाद उसको जो है ना स्टेजिंग लेप्रोटमी के स्टेप्स बताने हैं आपने। उसमें मिड लाइन 20 सेंटीमीटर का मास है, आप उसमें कैसे, और वैसे भी जो स्टेजिंग लेप्रोटमी होती है ये हम इसीलिए करते हैं ताकि हम उसकी स्टेज को पता लगा सकें। तो अगर आप फेनेस्टील इंसिजन दे देंगी तो आप ऊपर से हेपेटिक या स्प्लेनिक या डिस्टेंट मेट्स को कैसे देखेंगी, ठीक है। तो आपने मिड लाइन इंसिजन इसमें देना होता है। आपने मिड लाइन इंसिजन दिया, उसके बाद जो है ना आप उसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो आपने थोरो इंस्पेक्शन करना होता है सारे एब्डोमिनल विसरा का। अच्छा, अगर आपको एसेटिक फ्लूइड या आपके पास मिल रहा है तो आप उसे एस्पिरेट कर लेंगे सिरिंज में। अगर नहीं है तो 100 ml नॉर्मल सेलाइन हर पैराकोलिक गटर में डालेंगे और फिर उसे एस्पिरेट करेंगे, ठीक है, इन हेपरेनाइज सिरिंज। उसके बाद आप उसे जो है ना सेंड कर देंगे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। पेल्विक लिम्फ नोड्स को देखेंगे, उनके भी सैंपल्स ले लेंगे। लास्ट में आप टीएच बीएसओ और रोमेंटेक्टमी करेंगे, इंट्राकोलिक रोमेंटेक्टमी जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर आप यही आपने यहाँ पर आप स्टेज कर रहे होते हैं तो एक हम कहते हैं कि कैप्सूल इन्वॉल्व, वन कैप्सूल इन्वॉल्व, बोथ द कैप्सूल इन्वॉल्व, और सर्जिकल स्पिल। तो सर्जिकल स्पिल हुआ है या नहीं ये भी आप इसी पे बताएंगे, ठीक है। अगर लिम्फ नोड पॉजिटिव आ जाते हैं आपके पास, या आपके पास एसाइटिक फ्लूइड एनालिसिस में जो है मैलिग्नेंट सेल्स आ जाते हैं, तो आपने पोस्ट ऑप कीमोथेरेपी देनी है लाजमी, ठीक है। फिर आपका ग्रेड पे डिपेंड नहीं करता। lymph node positive, give post op chemotherapy. If lymph node negative and there is no malignant cells in the cytic fluid, then there is no need of chemotherapy. ठीक है। अच्छा, तो ये आपने इस तरह से आपने अपने केस को लेके चलना, ठीक है। फिर एक केस हम यंग का भी कर लेंगे। अच्छा चलें, फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो आपके पास मैलिग्नेंट फीचर्स होते हैं वो ये हैं। ये चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो आपको वो छूट नहीं मिलेगी ना कि क्या क्या थे। तो आपको मैलिग्नेंट फीचर्स और बी फीचर्स, आयोटा क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं ना, एम रूल और बी रूल, इसे आपने ऐसे याद रखना है, सुडाम मैप आईडी, ठीक है। एस से स्मूथ सरफेस, S for solid component, U for unilocular, D for Doppler, A for acoustic shadow, और M for malignancy, no malignancy, ठीक है। और ये जो है ना आपके बी रूल हो गए। एम रूल में अगर करें तो मैप, एम से मल्टीलोकुलर, इरेगुलर सॉलिड एरियाज, आई, ए फॉर एसाइटीज, पी फॉर पेपिलरी प्रोजेक्शंस, डी फॉर डॉपलर साइन, और आई फॉर इरेगुलर सॉलिड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से कोई निमोनिक अपना बना लें, उससे याद करें, लेकिन इन सब रूल्स को आपको आना चाहिए कि रेगुलर सॉलिड होता है, इसमें एसाइटीज होती हैं, मोर देन 4 पेपिलरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और लार्जेस्ट डायमीटर मोर देन 100 होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो, स्कोर ऑफ 4 डॉपलर पे, यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं होता, स्मूथ होती है, मल्टीलोकुलर होती है विद लार्जेस्ट डायमीटर लेस देन 100, प्रेजेंस ऑफ अकॉस्टिक शेडो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सॉलिड कंपोनेंट वेयर द लार्जेस्ट सॉलिड कंपोनेंट हैज अ डायमीटर लेस देन 7 mm, और ये यूनिलोकुलर होती है, ठीक है। तो बी रूल और एम रूल आपको अच्छे से आने चाहिए, इनको इस तरह याद कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है ये तो बॉर्डर लाइन में, अच्छा आरएमए को आपने अल्ट्रासाउंड, सबसे पहले आपने अल्ट्रासाउंड करना है, देन यू विल डू द CA-125, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आपने किया, मेनोपॉजल स्टेटस देखा, और फिर CA-125 किया। इसमें आपके पास लो, मॉडरेट और हाई रिस्क आता है। लो रिस्क यानी कि आरएमए उसका अगर लेस देन 25 है, अगर 25 से 250 है तो मॉडरेट रिस्क, अगर मोर देन 250 है तो हाई रिस्क है। ये परसेंटेज ऑफ वुमेन कितना है, 40-30-30, और रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है, और एक आरएमए स्कोर याद करना है। ये रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी अगर मोर देन 250 है, जैसे कि आपके पेशेंट का था, तो इसमें रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी 75% है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास था CA-125, मैंने आपसे पूछा और किन कंडीशंस में रेज हो सकते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी, फाइब्राइड, एंडोमेट्रियोसिस, PID, लिवर सिरोसिस, पैनक्रियाटाइटिस और कैंसर, ये आपने ठीक बताया। देन आ जाए रोका, ठीक है, व्हाट इज रोका स्कोर।
रोका स्कोर जो है ना आपके पास इसे कहते हैं रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर एल्गोरिथम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर रिस्क आपके पास लेस देन 1/2000 है या इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है, ये कितना होता है ये आपने कर लेना। और उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर लो रिस्क है दैट इज लेस देन 1/2000, रिज्यूम एनुअल CA 125 स्क्रीनिंग, ठीक है। इंटरमीडिएट रिस्क में आपने रिपीट CA 125 इन 3 मंथ, और हाई रिस्क में रिपीट CA 125 एंड डू अल्ट्रासाउंड, सॉरी अल्ट्रासाउंड, ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास रोका स्कोर जो है, आ, ये मैं आपको बात, रोमा रोमा आपके पास कैसे आता है, रोमा स्कोर क्या है। रोमा स्कोर में आप जो है ना ह्यूमन एपिडर्मल फोर्स लेवल को मल्टीप्लाई करते हैं CA 125 से, मल्टीप्लाई बाय मेनोपॉजल स्टेटस, ठीक है। CA 125 मल्टीप्लाई बाय ही4 और मल्टीप्लाई बाय मेनोपॉजल स्टेटस, ठीक है। ये सब करके आपने पता लगाना है कि वो, तो फिर आपने पता लगाना है कि ये प्री मेनोपॉजल रेंज में अगर 7.4 से कम है तो वो लो रिस्क ऑफ एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर है, अगर मोर देन और इक्वल टू 7.4 है तो वो हाई रिस्क है, ठीक है। इसी तरह पोस्ट मेनोपॉजल की अलग वैल्यूज है, बस इतना याद करें, ये नीचे वाला छोड़ दें। अच्छा, फिर जो है आपने रोमा और रोका का आपको पता चल गया। एक और था अच्छा हाँ, ही4 मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। हाँ, ही4, इसको देख लें कि ही4 क्या है, ह्यूमन एपिथेलियल 4 लेवल, ठीक है। ये आपसे पूछेंगे। ठीक है, यूरिन HE4 एनालिसिस, अगर आपको इंक्रीज HE4 मिलता है, ये किसके बारे में देता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वुमेन विद पेल्विक मासेस, डिटेक्शन ऑफ कीमोथेरेपी रेजिस्टेंस एंड डिटेक्शन ऑफ रिकरेंस, ठीक है। इसका ही4 की डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी वाज बेटर देन CA 125